गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आसान सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 नंबर में आपको पेपर में ये इवन अलग अलग सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा, सीडीपी में तो आता ही है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल साउंड एकदम ओके है। चलिए, सैटरडे, संडे और मंडे आपका ऑफ रहा। अभी हम मिल रहे हैं और कहानी शुरू करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोले तो हम कहेंगे बाल केंद्रित। बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है, चाइल्ड का मतलब बाल यानी बालक या बालिका। बाल केंद्रित, सेंटर्ड का मतलब सिंपल सी बात है, बच्चा जहां सेंटर में हो। बाल केंद्रित एवं प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगति का मतलब ये जो आगे की तरफ बढ़े, जो समय के साथ बदलाव आए, जिसमें मॉडर्निटी की तरफ है शिक्षा। तो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये आप टॉपिक अपना डाल सकते हैं, जो लोग साथ के साथ नोट्स बनाते हैं या बाद में भी बनाते हैं। ठीक है ना। हाँ, नोट्स आई नो अपलोड होने बाकी हैं, बट जो कंप्लीट नोट्स आपको मिले हुए हैं फ्री वाले, एक बार वो भी रीड कर लोगे तो कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगी। तबियत यार थोड़ी बेटर है ना, बस चलता रहता है काम, देखिएगा एक बार। और इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ठीक है। हाँ, नोट्स अपलोड हो जाएंगे लेकिन जल्दी ही। चलें आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये हमारा आज का टॉपिक है और हम समझने वाले हैं इसी को। अगर हम बात करते हैं किसकी, इतना ऑफ क्यों? छुट्टी थी यार, ये तो कल मेरे को नहीं पता था, तो कल का ही ऑफ है, नहीं तो कहाँ ऑफ हो रहा है। अब तो क्लासेस आपकी रेगुलर हो रही हैं, होने लगते हो। देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पर, इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन आर, सबसे पहली बात क्या है? चिल्ड्रन आर क्यूरियस। हाँ, नया चैप्टर है। चिल्ड्रन आर क्यूरियस, यानी बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, हर चीज को बहुत ही जिज्ञासा के साथ देखते हैं, है ना। और उनका जो है, हर एक चीज उनके लिए जिज्ञासा का विषय है, यानी हर चीज को वो क्वेश्चन करते हैं, जानना चाहते हैं हर चीज के बारे में। आप उनको एक पेन भी दे देंगे तो उसको भी वो खोल करके, तोड़ करके, जान करके, कई बार उस चक्कर में खराब भी कर देते हैं बेचारे, है ना। वो क्या करते हैं? जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में। क्रिएटिव, यानी कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, यानी एक आंतरिक क्षमता है उनमें, सीखने की एक जन्मजात क्षमता है। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई बात नहीं प्रदीप, आप चीजें देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से। जो ऑफ का दिन है यार, वो तो ऑफ ले लेना दो, है ना। आपको बता ही दिया, समय से सिलेबस खत्म होगा। बच्चे जिज्ञासु यानी क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासा होती है उनमें चीजों को जानने की, समझने की, करने की। रचनात्मकता यानी कुछ नया करने की क्षमता। सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चा सीखने के लायक नहीं है, बच्चे में कमी है। इसलिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा है और सीखने की क्षमता के साथ उसने जन्म लिया है। ऐसा नहीं हम ये मान लें किसी भी बच्चे के, हम उसको सिखाने में फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। हम उसको सिखाने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। अगर गड़बड़ है तो हम सिस्टम में कमी ढूंढते हैं, अपने टीचिंग मेथड में कमी ढूंढते हैं, ना कि हम बच्चे में कमी ढूंढते हैं कि वो सीख नहीं पा रहा। ठीक है ना। अगर एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से सीखेगा। जो देख के नहीं सीख रहा उसको करके सिखाइए। ठीक है। तो चिल्ड्रन आर क्यूरियस, यानी जिज्ञासु हैं, कुछ जानने की क्षमता है, कुछ नया कर सकते हैं अगर माहौल मिले। एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, एक आंतरिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इसको मैं CCL कहती हूं कि आपको ये बेसिक्स हैं किसके? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, बाल केंद्रित शिक्षा के, जहां हम बच्चे को केंद्र में रखते हैं और पूरा पेपर, सारी पॉलिसीज बच्चे को केंद्र में रखने की ही बात कर रहे हैं। CCL बोले तो बच्चे क्या है? क्यूरियस हैं, यानी जिज्ञासु हैं। बच्चे क्या है? क्रिएटिव हैं, या क्रिएटिविटी की क्षमता रखते हैं, रचनात्मकता की। और लर्निंग की इनेट एबिलिटी के साथ, यानी सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। तो हम बच्चे को ये नहीं मानेंगे उसमें क्षमता नहीं है सीखने की। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट होते हैं, यानी कुछ नया सीखने के। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपके एक आइडिया काम ना करे, आप दूसरे की तरफ जाते हैं, लचीलापन होना चाहिए आपकी सोच में। फ्लुएंसी, यानी ऐसा नहीं है बस किसी भी समस्या को सॉल्व करने का एक ही आइडिया है, धारा प्रवाहिता से अलग अलग आइडियाज आपके दिमाग में आने चाहिए। ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता होती है क्रिएटिविटी में, कुछ ओरिजिनल होता है। और फिर है इलेबोरेशन, आप कुछ काम का निकालते हैं, इलेबोरेट करते हैं, जो चीज आपके सामने होती है उससे आगे बढ़ते हैं। FFOE, इनको 4 लक्षण कहते हैं। इन केस आपसे पूछ लिया जाए, वैसे सीटेट में नहीं पूछा जाता है।
ठीक है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर है तो यहां तक आप बता सकते हैं, तभी हम बढ़ेंगे आगे, अदरवाइज इसी को समझेंगे। आई अंडरस्टैंड विपिन, कल का ऑफ हो गया था, ये मुझे पता नहीं था टीम से कि कल ऑफ नहीं है ना? आप ही में से कोई कह रहा था फ्राइडे को कि ऑफ है मंडे, इस चक्कर में मुझे लगा ऑफ ही है। चलिए देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन, यानी एज टीचर्स और एज स्कूल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, हमको सबको अपना एक एटीट्यूड फिक्स करने की जरूरत है। अपनी अटेंशन को, अपने अवधान को या अपने ध्यान को शिफ्ट करने की जरूरत है आज के समय में। किधर से किधर? फ्रॉम टीचर सेंटर्ड। एक क्लासरूम होता है टीचर सेंटर्ड, यानी जहां शिक्षक केंद्र में है, शिक्षक अपने अनुसार करता है चीजें, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कह देते हैं। ये पारंपरिक विधि है, ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल मेथड है कि जो परंपराओं से चला आ रहा है जीवन पर्यंत से, कि टीचर सेंटर में होगा, टीचर लेक्चर देगा और चला जाएगा। आपको समझ में आया नहीं आया, आप एक्टिव हैं नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी या तो बड़े बच्चों के लिए चीज काम करती है, अदरवाइज छोटे बच्चों के लिए बहुत खराब तरीका है कि हम टीचर सेंटर्ड रखें, यानी क्लास में क्या किया जाए? क्लास में हम इस बात पे फोकस रखें कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ना कि इस बात पे कि टीचर को सिलेबस खत्म करना है, टीचर को एक्टिविटी जो है नहीं करानी है तो सिर्फ पढ़ाते हुए चले जाना है, अपने तरीके से मेथड्स चूज करने हैं। बच्चों को सेंटर में रख के ये सब काम टीचर को करना चाहिए। क्लासरूम टू चाइल्ड सेंटर्ड, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से हमें कहां शिफ्ट होना है? चाइल्ड सेंटर्ड। तो टीसी से हमें सीसी की तरफ जाना है, यानी टीचर सेंटर्ड से हमें चाइल्ड सेंटर्ड की ओर जाना है। दैट इज वेयर चिल्ड्रन आर दी सेंटर ऑफ द क्लासरूम, यानी कक्षा का जो केंद्र है वो बच्चे हैं। हमें अपना ध्यान शिक्षक केंद्रित कक्षा से बाल केंद्रित करने की आवश्यकता है, यानी जहां बच्चे कक्षा का केंद्र हैं, जहां बच्चों की नीड्स, उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, वो किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, वो किस तरफ बेहतर करने की क्षमता रखते हैं, इसको पहचानना एक टीचर की जिम्मेदारी होगी। यहां पे अगर हम ये बात समझ पाए तो हम मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट कर पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है? क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। अब समझते हैं आगे की कहानी के क्या कहने की कोशिश यहां हो रही है। देखिए, एक है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम क्या होती है? जो ओल्ड स्कूल मेथड है या ट्रेडिशनल विधि है, शिक्षक केंद्रित। इतना तो सभी समझते हैं ना, इतनी अंग्रेजी। शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, जहां टीचर सेंटर में है। टीचर सेंटर्ड शिक्षक केंद्रित कैसा होता है? एक क्लासरूम है जहां टीचर सेंटर में है। तो इस तरह के क्लासरूम्स में क्या माना जाता था कि टीचर जो है ज्ञान का भंडार है, वो एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है और वो इस ज्ञान को टपका देगा या भर देगा लर्नर के अंदर, जो कि एक खाली बर्तन है, ब्लैंक स्लेट है, एम्प्टी वेसल है। ब्लैंक स्लेट है बच्चा, है ना, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। ठीक है, टीचर क्या है? एक खाली बर्तन में ज्ञान का भंडार भर देगा। ये है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के हम कह रहे हैं शिक्षक ज्ञान का भंडार है और वो भर देगा खाली बर्तन में, जो कि बच्चा है। एक पेंट या जो भी इसके अंदर भरा हुआ है वो सब इसके अंदर टपक रही है, ज्ञान की बूंदें। इसका मतलब ये बात ब्लैंक स्लेट या एम्प्टी वेसल, टेबुला रासा कहा था बच्चे को। एक व्यक्ति थे टेबुला रासा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक, उन्होंने, जॉन डुई नहीं है, बिल्कुल अलग लोग हैं, जॉन लॉक। तो उन्होंने कहा खाली बर्तन है बच्चा। तो ये अप्रोच सही नहीं थी, ये व्यवहारवादी थॉट था, यानी बिहेवियरिस्टिक थॉट था। ठीक है ना, ये अप्रोच सही नहीं थी कि टीचर ज्ञान का भंडार है और बच्चा खाली बर्तन है। ये पुराने जमाने की बात है, ये हम आज के समय में इसको सेंटर में नहीं रखते। हम बच्चे की नीड को सेंटर में रखते हैं। ऐसा नहीं है टीचर एक जगह खड़ा हुआ है, वहीं से चौक फेंक फेंक के मारे जा रहा है और बाकी क्लास का पता ही नहीं है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। तो ये खराब तरीका था, ठीक है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। और कैसे बदलने की आवश्यकता है? शिफ्ट कहां से कहां होना चाहिए? देखिए, बताइए इसमें कौन सा टीचर सेंटर्ड है और कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड है? क्या हम इसको टीचर सेंटर्ड कहते हैं जहां पौधा माना जा रहा है, और क्या हम इसको चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं जहां खाली बर्तन माना जा रहा है? क्या ऐसा कहना सही होगा? बताइए। मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख देती हूँ, नंबर 1 इमेज और नंबर 2 इमेज। अब आपको बताना है कि 1 जो है चाइल्ड सेंटर्ड है या 2 जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। जस्ट बताइए चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा है या टीचर सेंटर्ड कौन सा है? सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में आप बताइए। चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बताइए कि बच्चा सेंटर में कहां है, फटाफट से बताइए। हाँ, शगुन बताया ना मैंने, आपकी यहाँ की क्लास जल्दी होती है।
तो इसलिए कल मुझे ये था कि जब मैं 6 बजे देखा, मैं किसी और काम में इन्वॉल्व थी, मुझे ये था मैं रात को सीधा यूट्यूब पे क्लास लूंगी, और जब मुझे पता लगा कि नहीं 6 बजे तो क्लास है, तो वो क्लास कैंसिल करनी पड़ी। मैंने सोचा कि 7 बजे लगवा दूं, बट 7 बजे आपका स्लॉट फ्री नहीं था, टीम से बात हुई, तो इस चक्कर में कल ऑफ करना पड़ा था, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई प्यार नहीं है, यूट्यूब से ही ऐसा है कि सिर्फ यूट्यूब पे आना है, ऐसी मेरी कभी इंटेंशन होती नहीं है, दोनों ही जगह की इंपॉर्टेंस रहती है ना। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा है? सेकंड, बिल्कुल सब समझ पा रहे हैं भाई। जहां बच्चे को पौधे, ये टीसी नहीं है, ये सीसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जहां बच्चा सेंटर में होगा वहां बच्चे को एक पौधे की तरह देखा जाएगा, कि उसको हम अच्छा सॉइल दें, हम उसको अच्छा एनवायरमेंट दें जहां वो ग्रो कर पाए, है ना। एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, एक समृद्ध वातावरण जहां वो आगे बढ़ पाए। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट बहुत जरूरी वर्ड है, याद रखिएगा। कैसा? एक समृद्ध वातावरण दें हम बच्चे को जहां पे वो आगे बढ़ पाए, ठीक है ना, समृद्ध वातावरण। लेकिन यहाँ जो टीसी है यानी टीचर सेंटर्ड है, वहां पे ज्ञान का बर्तन या भंडार जो है वो टीचर है, बच्चा खाली बर्तन है, उसके अंदर भर देंगे। इस अप्रोच को, ये अप्रोच सही नहीं है आज के समय में। इस अप्रोच से शिफ्ट करना है इधर, जहां हम एक गार्डनर, एक माली की तरह देख रहे हैं टीचर को, जो एक अच्छा माहौल देगा और उस पौधे की नीड को समझेगा, कुछ एक्स्ट्रा उसको सही धूप, सही सॉइल और उसका ध्यान रखेगा। एक्स्ट्रा अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको साइड करेगा। तो ये क्या है? ये है चाइल्ड सेंटर्ड, जो हाँ बच्चा केंद्र में है, ठीक है ना। ये टीचर सेंटर्ड है, इसको हमें अवॉइड करना है। इसलिए हम हर एक ऑप्शन में ये देखते हैं कि क्या बच्चा एक्टिव है, यानी बच्चा अगर एक्टिव है इसका मतलब क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो चाहे प्याजे हो, वाइगॉस्की हो, कोई भी हो, सब यही कहेंगे कि बच्चे को केंद्र में रखो। टीचर सेंटर्ड मतलब हम टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड जा रहे हैं। अब देखिए टीचर सेंटर्ड कौन सा है इसमें? टीचर सेंटर्ड ये इमेज है जहां पे ये क्लिप्स से आप मानिए ये बच्चा है, ये बच्चा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही आपके 30 बच्चे हैं क्लास में, है ना, ये 4 हैं तो 24 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो टीचर सिर्फ एक जगह पे मौजूद है, फिक्स्ड है टीचर क्या है? फिक्स्ड है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर स्थायी है, एक जगह पे फिक्स है, सब पे ध्यान नहीं जा रहा। आप आगे हैं, पीछे वाला बच्चे को बस आप खड़ा कर देंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, पीछे वाले बच्चे को मौका ही नहीं मिल रहा, है ना। सब पे ध्यान नहीं हो पाता, फिक्स्ड हो जाता है टीचर, यहाँ पे स्टैटिक हो जाता है, जैसे हेरिडिटी फिक्स थी। वहीं अगर हम देखें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, जो बाल केंद्रित कक्षा है, जहां बच्चा जो है एक्टिव है, वहां टीचर आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों के, सब आपस में मिलजुल करके सीख रहे हैं, थोड़ी चहल पहल है क्लास में, ऐसा नहीं है पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है ना। और टीचर बीच में कहीं है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप वो जाता रहेगा, जिस ग्रुप को जरूरत होगी, जिस बच्चे को जरूरत होगी, यानी बच्चे भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है। तो टीचर सेंटर्ड में या चाइल्ड सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो टीचर क्या है? मोबाइल है। जैसे मोबाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वॉशरूम में भी ले जा सकते हैं, आप अपनी क्लासरूम में भी ले जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे भी ले जा सकते हैं। मोबाइल का मतलब ये है जिस चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए, इसमें कोई वायर नहीं है, एक जगह पे फिक्स नहीं है। तो ऐसे ही टीचर क्या है? मोबाइल है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हर बार, मोबाइल है टीचर, यानी डायनेमिक रोल है टीचर का, परिवर्तनशील है, फिक्स्ड नहीं है टीचर, और बच्चे भी एक्टिव हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव है ना। टीचर और बच्चे बोथ आर एक्टिव, ठीक है जी। तो और लर्निंग कैसी हो रही है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। जो जॉन डूई हैं, जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं, वो कहते हैं लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, जहां बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है। तो हमें एक चीज यहां पे समझनी होगी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि बोथ टीचर, ये वैसे आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बट आपको ये दिमाग में फिक्स करना है, बहुत छोटी सी बात है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी दोनों ही शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं बाल केंद्रित कक्ष के अंदर, है ना। तो टीचर क्या होता है? टीचर मोबाइल है, डायनामिक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बच्चे की नीड को समझने के लिए, ठीक है जी। ये बेसिक सी बात है, समझ सकते हैं, डायनामिक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? चलिए, तो ये बेसिक सी बात है, बच्चे ग्रुप में सीख रहे होते हैं, सोशल लर्निंग हो रही होती है, एक दूसरे से वो बहुत सीखते हैं, ऐसा वाइगॉस्की भी कहते हैं। तो ये क्लासरूम कैसा लग रहा है आपको? ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है? इस क्लासरूम को देखिए, इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये क्लासरूम शिक्षक केंद्रित है कि बाल केंद्रित है, ये टीचर सेंटर्ड है कि
कक्षा टीचर सेंटर्ड है यानी शिक्षक केंद्रित है या बाल केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है। यूट्यूब पे भी होगी भाई क्लास, देखिएगा। अब बताइए क्या कहानी होनी चाहिए यहाँ पे, आपको फटाफट से बताना है कि टीचर कहीं एक जगह पे बैठा हुआ नहीं, बच्चे भी एक्टिव लग रहे हैं हमें और टीचर भी एक्टिव है, बीच में ग्रुप बना करके मिल करके सीख रहे हैं सब, यानी ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है, यानी बाल केंद्रित है शिक्षा, जहां बच्चे भी एक्टिव टीचर भी एक्टिव, जहां जिसको जैसी नीड है टीचर अवेलेबल है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब ये नहीं होता कि वहां टीचर ही ना हो, सब बच्चों की ही मन की चलती रहे। टीचर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में फैसिलिटेटर का काम करता है ना। टीचर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में फैसिलिटेटर का काम करता है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ये बहुत बेसिक सी बातें मैं आपको बता रही हूं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, हिंदी में भी लिख दूंगी, डोंट वरी, फैसिलिटेटर, ये नोट्स में भी मिल जाएगा, फैसिलिटेटर यानी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में, बाल केंद्रित जहां बच्चा सेंटर में है, क्यूरियस है, क्रिएटिव है और सीखने की क्षमता के साथ, यानी एबिलिटी टू लर्न, इनेट एबिलिटी है सीखने की, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में, कक्ष में क्या होता है, टीचर, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर का मतलब क्या है, सुविधादाता, फैसिलिटेट करता है, जो सुविधादाता के रूप में भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है या सुविधादाता होता है, ठीक है ना। सुविधादाता मतलब जहां पे भी बच्चों को नीड है वो वहां है, जैसे एक माली, एक गार्डनर होता है आपके पौधों का ध्यान रखने के लिए, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर का रोल कैसा है, तो हम कहेंगे जी फैसिलिटेटर का है, सुविधादाता का है, जो फैसिलिटेट करता है, एक्टिविटीज अरेंज करता है बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की नीड्स को समझ करके, टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव, ठीक है ना। फ्रेंडली बिहेवियर है, कह सकते हो आप, है ना, कि फ्रेंडली बिहेवियर टीचर का होता है। बाहर की कंट्रीज में तो आप देखेंगे नाम लेना टीचर का प्राइमरी क्लासेस से ही एकदम नॉर्मल है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अपमानजनक माना जाता है कि टीचर का नाम ले लिया। हालांकि आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब पे भी मैं इतने सालों से डिस्कशन कर रही हूँ, कि आपने कभी एक सिंगल वीडियो में नहीं देखा होगा जहां हिमांशी मैम लिखा हो, अगर वो मेरा चैनल है। बहुत सारे फैन चैनल्स हैं या करियर विल ऐप पे कई बार लिख देते हैं लोग, बट इनको भी खैर मैं मना ही करती हूँ, सबको पता है ऑफिस में कि अगर मेरा कुछ भी प्रोग्राम है तो वहां हिमांशी मैम लिखना अवॉइड ही किया जाता है। कोई नया आया हो टीम में तो उसको नहीं पता होता, क्योंकि एक तो उसके 2-3 रीजन है। एक तो मुझे वो टीचर के रोल में सिर्फ ढलना नहीं है, दिखने का टीचर नहीं होना, सच का टीचर होना है, कि जो सिर्फ इज्जत मांग के ले कि जी आप सर या मैम कहो। देखो किसी के अंदर से आएगा वो खुद से कहेगा। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो एक फ्रेंडशिप है मेरे और आपके बीच में, तानाशाही नहीं है। टीचर डिक्टेटर नहीं हो सकता। टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है। एक फ्रेंडशिप होगी तो क्या होगा, एक कंफर्ट रहता है एक दूसरे की बात को शेयर करने का, और जब हमें सच में कहीं से नॉलेज मिल रही है, हमारे अंदर से रिस्पेक्ट आती है। हिमांशी सिंह लिखा रहता है ना, हाँ लेट्स लर्न पे भी, तो अंदर से रिस्पेक्ट अपने आप आती है। अगर हम किसी के ज्ञान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं होता कि आप कह करके रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, आंखों में दिखती है। दूसरा रीजन ये भी है कि मैंने बहुत कम एज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, 19 साल में, और मेरे जो लर्नर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो मुझसे एज में ज्यादातर लोग बड़े हैं। अब जाकर के मुझे छोटे लर्नर्स मिलने लगे हैं जो नए नए डाइट वगैरह करके निकल रहे हैं, 21 साल 22 साल के। मैं अभी 26 की हूं, तो उस केस में अब वो चीज तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी 30 साल 35 साल के व्यक्ति को, 19 साल का व्यक्ति ये कहे कि नहीं आप तो मेरे को मैम कहो, देखो आज मैम आपको क्या पढ़ाती है। ऐसे ही करते हैं ना टीचर बात, देखिए आपके सर आज आपको क्या पढ़ाएंगे। भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं सर को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनको सर के अवार्ड से नवाजा है किसी क्वीन ने, है ना। तो वो मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बाकी सबका अपना इसमें रोल है, या मतलब अपनी चॉइस है, चुनाव है, ठीक है ना। चलिए खैर, हाँ जैसे आप में से कई लर्नर्स होंगे जो दीदी बोलते होंगे, ठीक है। तो खैर ये सब बातें तो होती रही। ये चाइल्ड सेंटर्ड तो बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है कई बार, ये बात मुझे बाद में पता लगी, खैर उस समय नहीं पता थी कि ये कल्चर है कि टीचर का नाम लेना एक नॉर्मल बात है ना। तो खैर
अगर हम बात करें वो हमारी सभ्यता है कि हम कैसे करते हैं, वो एक अलग कहानी है। ये दूसरा क्लासरूम क्या है, अब ये भी चाइल्ड सेंटर्ड ही है कि टीचर जो है कुछ काम कर रहे हैं बोर्ड पे और उन्होंने एक बच्चे को बुला लिया, ऐसा होता है ना कई बार हमारी क्लासेस में, और बच्चे को बुला लिया कि अच्छा बेटा तुम करके दिखाओ, या फिर वो समझा रहे हैं साथ में, तो बच्चा भी एक्टिव टीचर भी एक्टिव, तो इसको भी हम चाइल्ड सेंटर्ड ही कहेंगे। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, उस लोगों को मतलब उन पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है ना, उन चीजों को समझते हैं कि वो कौन से फंडामेंटल्स हैं यहां पे जो समझने के लायक हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये हिंदी और इंग्लिश यार दोनों में मिल जाएगा। अब नोट्स का मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपका प्रबंध करा दूं, ये नए वाले जो हैं, अदरवाइज नोट्स तो आपको इनफ मिल चुके हैं, बट फिर भी अगर मैं बात करूं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस चीज पे केंद्रित है, तो पहला पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लूंगी, जो लोग नोट्स बनाते हैं वो लिख लीजिएगा, फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। यानी बाल केंद्रित शिक्षा किस पे फोकस करती है, बच्चे के वर्तमान जीवन पे, प्रेजेंट लाइफ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान से रखिएगा। बच्चे के वर्तमान जीवन एवं अनुभवों पर, कि बच्चे के एक्सपीरियंसेस, उसको डिफरेंट वेरिड एक्सपीरियंसेस मिले, अनुभवों पर केंद्रित। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पे केंद्रित है, बच्चे के अनुभव, उसको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले, कभी हम उसको फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, कभी कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, यानी बच्चे को एक्टिव रख रहे हैं किसी भी शर्त पे। ठीक है जी, धन्यवाद पूजा। हाँ बिल्कुल, 30 में से 30 लाना बहुत आसानी से पॉसिबल है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो बच्चे के वर्तमान जीवन एवं अनुभवों पर केंद्रित है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी जो प्रेजेंट लाइफ है वो उसके लिए सीखे, लाइफ के लिए सीखे, जो करंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, यानी बच्चे का वर्तमान जीवन बेहतर हो ताकि फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। सेकंड क्या है, पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। बच्चों को क्या रखना है एजुकेशन के सेंटर पे, मतलब कि बच्चे शिक्षा का केंद्र है, यानी शिक्षा बच्चे के लिए दी जा रही है, बच्चे शिक्षा का केंद्र है, इसलिए सारी एक्टिविटीज, सारा करिकुलम इस तरह से डिजाइन होता है कि बच्चे के अनुभवों को ध्यान में रखा जा सके, उसकी रियल लाइफ से, उसके करंट जीवन से, प्रेजेंट लाइफ से, वास्तविक जीवन से जोड़ पाए हम शिक्षा को, हमारे उदाहरण ऐसे हों जो उसके जीवन से जुड़े हुए हों। ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चे शिक्षा का केंद्र है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, जबकि टीचर सेंटर्ड में ये सब उल्टा हो जाता था, केंद्र हैं या होते हैं, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। थर्ड पॉइंट है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल। आपको, हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है, किसमें क्या सीखने की क्षमता है वो आपको पहचानना है और उसको, उसके अंदर के छिपे हुए कौशलों को विकसित करने का माहौल देना है, समृद्ध वातावरण, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो आपको बच्चे के आंतरिक या बच्चे के कौशलों को विकसित करने के अवसर प्रोवाइड करने, अवसर प्रदान करने हैं। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप बच्चे को अनुभव दीजिए, लैब में ले जाइए, उसको एक्टिविटीज कराइए, ऐसे अनुभव, उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, हार्नेस का मतलब है उसको बेहतर करना, उसको आप गति दे रहे हैं, सवार रहे हैं, उसके अंदर जो छिपे हुए कौशल हैं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दे रहे हैं, वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई बच्चा साइंस में अच्छा कर सकता है तो उसकी क्षमताओं को समझ रहे हैं। कोई डांस में अच्छा है, या किसको किस तरीके से समझ आता है, उस चीज को आप बेहतर माहौल देकर के बेहतर कर रहे हैं। ठीक है सोनवीर, इतनी बात क्लियर है। तो 3 पॉइंट्स हमने अभी तक समझे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पे फोकस करती है। एक तो बच्चे के प्रेजेंट जीवन, करंट लाइफ, उसके वर्तमान जीवन पर और उसके अनुभवों पे, कि अच्छे वेरिड एक्सपीरियंसेस, उसको अलग अलग प्रकार के अनुभव दे पाए हम। दूसरा, बच्चा सेंटर में होता है एजुकेशन बच्चे के लिए दी जा रही है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रुचियों को देखते हुए लेकर के आनी है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल। बच्चों के अंदर जो आंतरिक कौशल हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, कोई रंगोली में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और चीज में अच्छा हो सकता है, पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, जो भी उनके अंदर छिपी हुई क्षमताएं हैं उनको बाहर निकाल करके लाना है। ऐसा एनवायरमेंट आपको देना है। बेटर एनवायरमेंट को हम क्या कहते हैं एजुकेशन में, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, समृद्ध वातावरण। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसी बात के। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या करती है, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के
चुनाव को महत्व देती है, बच्चे के चुनाव को महत्व देती है कि उसको किस तरफ इंटरेस्ट है, वो क्या टॉपिक भी हम सब मिलके पढ़ रहे होते हैं। बच्चे के चुनाव को महत्व देती है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के चुनाव को महत्व देती है। इतनी बात क्लियर है। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, मतलब ये हुआ फोर्थ पॉइंट, 3 हम कर चुके हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आपको ये मानना पड़ेगा कि बच्चे की अपने आप में एक व्यक्तित्व है, उसका एक पहचान है उसकी। गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना। हर एक बच्चे की अपनी एक पहचान है ना। बच्चे अपनी एक पहचान रखते हैं, तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट से पेश आना है। बच्चे अपनी एक पहचान रखते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको चीजें बुरी लगती हैं, आपको बेइज्जती महसूस होती है, उनको भी होती है अगर आप करेंगे। बच्चे अपनी एक पहचान रखते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो भी उतने ही इंडिविजुअल हैं जितने आप। ऐसा नहीं है वो कोई आपका छोटा रूप है, रखते हैं। इसलिए हमें क्या अपनाना चाहिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएटेड, यानी विभेदी अनुदेशन कहते हैं हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। विभेदी अनुदेशन यानी ऐसा अनुदेशन, ऐसा टेक्निक, ऐसा इंस्ट्रक्शन का मेथड जहां हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डिफरेंट बच्चों की नीड्स को समझते हुए आप मेथड्स चूज करते हैं, यानी बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए आप इंस्ट्रक्शन का मेथड, टीचिंग का मेथड जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यही होता है। एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, मैं यहां लिख देती हूं। एक चीज है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। देखो स्पीड में पढ़ाऊंगी तो याद नहीं रहेगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आज के चैप्टर का। आपको लगेगा बहुत हल्की बात हो रही है, बट नंबर्स चले जाएंगे यहीं से, ठीक है स्वीटी। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एक चीज होती है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन टॉपिक हम कंप्लीट ही करेंगे, डोंट वरी। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यानी कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बोले तो एक रूप अनुदेशन, यानी सबको एक ही तरीके से पढ़ा दो, एक ही मेथड से पढ़ा दो। एक रूप अनुदेशन, क्या ये सही है? बताओ। इसको हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी का एक और नाम है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यानी मानक अनुदेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मानक अनुदेशन कह देते हैं। मानक अनुदेशन, मानक अनुदेशन, मानक अनुदेशन यानी सबके लिए एक जैसा, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। क्या ये सही है? नहीं है ये सही, है ना। ये सही नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना। क्यों? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। मैं अगर मैंने लेट्स लर्न की एक यूनिफॉर्म बनाई हुई है, मान लीजिए कि मेरी एक ब्लैक टी शर्ट है, एक हुडी है, अगर मैं रोज वो पहन के आ रही हूं, मैंने कह दिया ये मेरी यूनिफॉर्म है। या स्कूल में सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर एक स्कूल है तो, कि अगर आजकल तो क्लासेस का डिफरेंस हो गया, लेकिन आपको पता है कि स्कूल में सेम यूनिफॉर्म होती है कि भैया व्हाइट शर्ट है, ब्लू पैंट है या ब्लू स्कर्ट है। ये क्या है? यूनिफॉर्म है, सारे बच्चे एक जैसे दिखें। सिर्फ ड्रेस के लिए सही है यूनिफॉर्मिटी, सिर्फ ड्रेस के लिए सही है। यूनिफॉर्म स्कूल के माहौल को बराबर रखने के लिए सही है। क्या ऐसा ना लगे कि कोई बच्चा तो बहुत डिजाइनर कपड़े पहन के आए, ब्रांडेड कपड़े पहन करके आए क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार से आता है, दूसरा बच्चा है जो बेचारा यूनिफॉर्म भी कभी एक शर्ट भी मुश्किल से अरेंज कर पाया है और वो फटे कपड़ों में आ रहा है, कभी कभी कैसे कपड़ों में आ रहा है, तो मजाक उड़ाएंगे सब एक दूसरे का। वहां यूनिफॉर्मिटी जरूरी है कि यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी हो, है ना। समृद्ध देशों में या कॉलेज में आप देखते हैं वहां पे यूनिफॉर्म नहीं होती, बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेज में भी नहीं थी। तो यूनिफॉर्म क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्म एक लेवल तक जरूरी है कि ताकि सभी में एक बराबरी रहे, एक समानता रहे। कपड़ों में सही है लेकिन यूनिफॉर्म मेथड में सही नहीं है। पढ़ाने के तरीके डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे डिफरेंट दिखते ही नहीं है, मतलब होते भी हैं, इंटरेस्ट उनके डिफरेंट हो सकते हैं। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सही नहीं है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके इंक्लूसिव एजुकेशन से लेके ये इंपॉर्टेंट है हर एक बात के लिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन, यानी आपको अपनी इंस्ट्रक्शन, बच्चों में अंतर नहीं करना आपको कि तुम गरीब परिवार से आते हो, तुम अमीर से, वहां पे आपको सेंसिटिव होना है, लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन में अंतर होना चाहिए कि आप क्लास के हर एक लेवल, एक धीरे सीखने वाले बच्चे को भी समझ में आए, एक फास्ट सीखने वाले को भी आए, एक गिफ्टेड को भी आए, हर तरह का बच्चा सीख पाए। आप नीड के अनुसार अपना मेथड चेंज करके पढ़ाते हैं, तो इसको हम विभेदी अनुदेशन कहते हैं। यानी डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को डील कर रहे हैं। विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड अनुदेशन, ये बेस्ट है बच्चों के लिए। ये कैसा होता है? एज पर नीड ऑफ चिल्ड्रन, एज पर
द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, एज पर द नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, उनके इंटरेस्ट के अनुसार होता है, कि सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। आपको बच्चे को समझना होगा, सारे बच्चे, हो सकता है किसी बच्चे को कोई बात जल्दी से बुरी लग जाए, आपको समझना होगा कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए मेथड्स अपनाना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है ना। डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखा रहे हैं। हाँ जैस्मिन, थोड़ा तबीयत की वजह से इरिटेटेड हूं यार मैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जब लंबे समय तक दिक्कत रहे ना तो फिर मजा खराब होने लगता है, आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, बड़ा अजीब सा लगने लगता है। अब ये टाइम इतनी ज्यादा एनर्जी का टाइम था कि अगर छुट्टी मिले तो भी ना लूं मैं, और अभी ऐसा लगता है कि छुट्टी मिलती है तो हाँ आराम मिल गया, है ना। चलिए खैर ये बात क्लियर है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को चूज करना है, ना कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन को, ठीक है जी, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर एक बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी लेकर के आता है। देखिए प्रोग्रेसिव स्कूल क्या है पहले ये समझेंगे, तब उसके बाद समझेंगे प्रोग्रेसिव स्कूल की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक व्यक्ति थे जॉन डुई, इनके बारे में जानते हैं फिर हम आएंगे वापस। जॉन डीवी नाम के व्यक्ति थे, हिंदी में हम इनको जॉन डीवी कह देते हैं। जॉन डुई, जॉन डीवी कह देते हैं हिंदी में, नहीं तो जॉन डुई हैं। अमेरिकी एजुकेशनिस्ट कहेंगे हम इनको, शिक्षाविद थे अमेरिका के, और इन्होंने ये प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले। इनको क्या कहा जाता है, ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है कि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया, है ना। प्रगतिशील शिक्षा एक और लेवल, नेक्स्ट लेवल है कि हम बच्चे को बहुत ज्यादा सेंटर में रख रहे हैं और उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। जी हीरा, डुई एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स इन द क्लासरूम। इन्होंने कहा कि भाई प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए जहां बच्चे को सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप्स में हम सिखा पाए, प्रेजेंट लाइफ का उसकी ध्यान रख पाए, है ना। लोकतांत्रिक रिलेशनशिप हो बच्चों के साथ, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, यानी अपनी लोकतंत्र किसको कहते हैं हमारे देश में, हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक संबंध किसका, क्लासरूम में सबका एक दूसरे के साथ, यानी लोकतंत्र कहते हैं ना हम, डेमोक्रेसी है इंडिया। जबकि अगर हम देखें चाइना में तो वो बात नहीं है, वहां सब अपनी बात नहीं कह सकते खुल करके। भारत में है कि बहुत हद तक आप अपनी बात कह सकते हैं, जो हम कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, कि मतलब जो सरकार है वो हम चूज करते हैं, लोकतंत्र के लोग, मतलब हम चूज कर रहे हैं कि वोट किसको देना है, किसको हमारा नेता होना चाहिए, वो बात अलग है, पॉलिटिक्स थोड़ी अजीब हो जाती है, बट कायदे में जो आइडियली डेमोक्रेसी का मतलब है वो यही है कि सब अपनी बात कह पाए, सबको स्वतंत्रता हो अपने ढंग से जीने की, अपनी बात को कहने की, कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ आवाज उठाने की, ठीक है ना। हाँ, जिसमें जनता की भागीदारी है। तो उसी तरह से क्लासरूम भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि सब अपनी बात खुल करके कह पाए, हर बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए, सब एक्टिविटी करके साथ में सीखें। हाँ नहीं भाई, सीटेट वाला के नाम से मेरा कोई चैनल नहीं है मोनिका, एक ही चैनल है लेट्स लर्न, दूसरा हिमांशी सिंह तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, कभी ब्लॉग वगैरह आते हैं साल में एक आध बार, और लेट्स लर्न पे ही पढ़ाई होती है, बाकी कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन भी सेम ही है कि एक स्टैंडर्ड, एक मानक पेश कर दिया कि बस यही तरीका है, एक स्टैंडर्ड वे है सबको डील करने का, किसी को समझ में आए ना आए, तो ये दोनों ही खराब हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े अंपु। चलिए खैर हम बढ़ते हैं अब आगे। तो लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष होनी चाहिए जहां बच्चों को फ्रीडम हो अपनी बात कहने के लिए। और जॉन डुई ने क्या किया, इनको क्यों कह रहे हैं हम फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी हम इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक कह रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए ये जॉन डुई की पिक्चर है। इन्होंने 1900s में, यानी 20वीं शताब्दी में क्या खोले, अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका में एक शहर है शिकागो में स्कूल्स खोले, जिन स्कूल्स को, अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले जिन स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया। लैब स्कूल्स बोले तो लेबोरेटरी स्कूल्स, जहां पे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक तरह से एक्टिव हैं, लैब स्कूल्स कहा गया। इन्हीं स्कूल्स को हम प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहते हैं। अपनी वाइफ के साथ मिलकर के इन्होंने स्कूल्स ओपन किए थे, प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहते हैं हम इनको, यानी प्रगतिशील विद्यालय या प्रायोगिक विद्यालय, ठीक है ना। तो ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ये तस्वीर है कि कैसे वहां पे इन द गार्डन ऑफ यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल मॉडलिंग के द्वारा सिखाया जा रहा है, यानी एक टीचर है, कुछ वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा प्रयोग करके सीखें, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स में मिल जाएगा। ये वैसे भी बहुत पुरानी और धुंधली सी पिक्चर है, ठीक। तो इन्होंने लैब स्कूल्स खोले। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लैब स्कूल्स कहते हैं इनको,
है ना। लैब स्कूल्स कहते हैं, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इन स्कूल्स की क्वालिटी क्या थी, ये स्कूल्स जो खोले गए इनकी विशेषताएं क्या थी, वो समझना जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग एक सिद्धांत है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जॉन डुई और प्रोग्रेसिव स्कूल्स। करके सीखना, यानी करके सीखना, कोई बात आपको बता दी जाए और कोई एक्सपेरिमेंट करके दिया जाए, आप जीवन में करके सीख रहे हैं। जब करके सीखना, एक होता है आप ड्राइविंग के बारे में पढ़ रहे हैं और एक होता है ड्राइविंग करके सीख रहे हैं, तो किसमें बेहतर आएगा, जिसमें आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, यानी प्रयोग करके सीख रहे हैं, आप किसी चीज को एक्टिवली सीख रहे हैं, एक्टिविटी करके। प्रयोग करके सीखना यानी एक्टिविटी करके सीखना। बात ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत? तो हम देखते हैं आजकल छोटे बच्चों को एक्टिविटीज बहुत सारी कराई जा रही हैं। कोई कविता भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें भी बच्चों को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं कि वो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करें, इसीलिए लैब्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। कोई बात नहीं दीपिका, मन लगाओ अगर नहीं लग रहा तो, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में ये एग्जाम महत्वपूर्ण है तभी आप दे रहे हैं, नहीं है तो उस काम को मत करिए जो महत्वपूर्ण ना हो। अब वो महत्वपूर्ण आपकी मजबूरी हो सकता है, नीड हो सकता है आपके जीवन की, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इन तीनों में से जो भी रीजन हो, पढ़ना तो पढ़ेगा और पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये समय की नीड है, जीवन निकल जाएगा, ज्यादा मौके मिलते नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए हैं तो फिर दोनों साइड वो लगा करके आपके ब्लाइंडर्स जैसे घोड़े के लगे होते हैं और वो सिर्फ सामने देख रहा होता है, तो उसी तरह से आपको अभी पढ़ाई में ही लगे रहना है, ठीक है नरगिस। प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी नहीं है हमेशा मजा आ रहा होगा, जिस काम को करना आप चाह रहे हैं उसमें हमेशा मजा आएगा, थोड़ी सी मुश्किल भी होती है बीच बीच में। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थियरी, एग्जैक्टली यही बात तरसीम यहां पे कहा गया कि आप प्रैक्टिकली करके दिखाइए चीजों को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस हो, जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है 21वीं शताब्दी में। ये बात जॉन डुई कब का कह के चले गए कि समस्या समाधान करता बनाइए। आप बच्चे के सामने कोई समस्या लाइए या उसको सॉल्व करिए मिल करके, बच्चा एक समस्या समाधान करता बने। समस्या समाधान करता, बच्चे को देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। तो अगर आप हमेशा किसी को ढूंढते रहेंगे कोई आपकी मदद कर दे, है ना, कोई और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो कभी कभार तो ये चीज हेल्प करती है कि ठीक है आपने कोई गाइड ढूंढ लिया। लेकिन जीवन में आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व करूं। ये स्कूल से शुरुआत हो जानी चाहिए। या समाज की कोई समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कैसे, कोई तो सोचेगा ना सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग बोलें तो हम इसको हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। हालांकि ये थिंकिंग में भी हम पढ़ेंगे इस बार, समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है भाई, जहां पे आप क्रिटिकली हर एक पक्ष में सोच रहे हैं। आपको कह दिया किसी ने 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, तो आपने मान लिया। क्यों मान लिया, पहले आपको जानना है इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें फैक्ट क्या है, इसमें ओपिनियन क्या है। कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कुछ भी कह दे रहा है, तो वो कितना फैक्ट है, तथ्य क्या है उस बात में, उसके हर एक पहलू को जानना, उस पर एनालिसिस करना, उस पर विश्लेषण करना, ठीक है ना। कुछ चीजें जिम्मेदारी वश करनी होती है जीवन में। जैसे अभी कोई कह रहा था पढ़ने में मन नहीं लग रहा आजकल, कोई बात नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने जीवन में अभी ये रास्ता चूज किया है। मेरी भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत अच्छे मूड में नहीं हूं आजकल, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? और ईश्वर की कृपा से या चीजें ऐसी रही हैं कि मैं पैसे के लिए काम बिल्कुल नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी पहले, लेकिन फिर भी एक स्थिति ये थी शुरुआत के कुछ सालों में कि भाई मतलब आपको रिसोर्सेज की नीड होती है, लेकिन आज के समय में अगर मैं एक भी दिन काम ना करूं मेरा जीवन ठीक चल जाएगा, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा, है ना। तो मैं फाइनेंशियली एकदम फ्री हूं, तो क्या मैं काम ना करूं? मेरे पास तो फिर रीजन ही नहीं है, मेरा कोई बॉस भी नहीं है जो मुझे आके कहे कि काम करो, है ना, या पढ़ाओ जा करके। कोई दिक्कत नहीं है, ना करूं मैं, छोड़ दूं, बट क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है अभी के समय में और मेरा इंटरेस्ट भी है। तबीयत का क्या है, हो जाएगी ठीक, या समस्याओं का क्या, जीवन में आती जाती रहती हैं। तो जो चीज आपने चूज किया, आपकी ड्यूटी है वो, कि भाई आपने एनरोल किया है बैच में, या मुझे पता है कि कितने सारे लर्नर्स हैं जो वेट करेंगे अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, कि भाई उनको सीखना है और उनको वो चीज में मदद मिल सकती है मेरे द्वारा, तो मैं क्यों ना करूं। फिर जीवन में है क्या करने को, कुछ तो करोगे ना। तो ये यहां पे समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं हमेशा आपको ये लगे कि बहुत मजा आएगा हर चीज में। मजा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मजा ऊपर नीचे होता रहता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभानी है ना आपको। तो अभी जरूरी, जब आपको पता है कितने दिन बचे हैं, अभी 26 तारीख आज हो गई, आपके पास 20-25 दिन हैं जिसमें आप अगर ठीक से पढ़ लेंगे पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये लर्निंग आपको आगे के एग्जाम्स में भी काम आएगी। अभी जिनका केवीएस में 20 रैंक था प्रशांत का, अभी आप इंटरव्यू देखेंगे 2-4 दिन में, तो वो वही बात कर रहे थे। 21 साल के हैं वो, बस नौकरी ले ली, दिल्ली में ही मिल गया उनको, क्योंकि रैंक जो है उनकी कम थी।
कि मेरे साथ वाले बच्चे ये सोचते थे कि यार अभी तो हम बहुत कम एज के हैं, उन्होंने इस चक्कर में सीटेट कोई सीरियसली नहीं लिया और सीटेट नहीं दिया, सीटेट नहीं हुआ है बहुत सारों का, और 4 साल बाद वैकेंसी आ गई इस बार। अब जिनका सीटेट नहीं हुआ था वो बैठ भी नहीं पाए। तो आपको इस चीज में ऐसे नहीं लेना है कि यार अगली बार देख लेंगे, सीटेट तो हर महीने आता है। भाई जीवन निकल रहा है आपका, गवर्नमेंट जॉब्स का नहीं पता होता कब मौका मिले, तो एटलीस्ट जो एग्जाम आपके सामने उसको तो क्लियर करके फ्री होके बैठो कि यूपी में निकल जाए वैकेंसी, वहां भर पाओगे। तो सीटेट करना तो जरूरी है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, कि आप जीवन पर्यंत सीख रहे हैं, जीवन के लिए सीखना, प्रेजेंट लाइफ से सीख रहे हैं, जीवन के लिए सीखना या जीवन पर्यंत सीखना, कि आप एक लर्नर बने रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। ये क्लास हो सकता है मैं पता नहीं कितनी बार ले रही हूं, ये टॉपिक पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ा चुकी हूं, बट हर बार कुछ नया एग्जाम्पल आएगा, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। सामाजिक कौशल, यानी आप समाज में रहते हैं तो कुछ समस्या समाधान हुआ, है ना, 4 लोगों की मदद करना हुआ, कोई और प्रॉब्लम है, मान लीजिए पॉल्यूशन की समस्या है, कुछ और बढ़ रहा है, तो ये सब समस्याओं का कौशल आपके अंदर विकसित हो, सामाजिक कौशल। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए इतना सब कुछ डाला हुआ है, दिलखुश एक अलग से प्लेलिस्ट डलवा के मैं सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस डलवा दूंगी। ठीक है जी, तो ये बेसिक बातें हैं जो एक फंडामेंटल्स हैं प्रोग्रेसिव स्कूल के। ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, अगेन सामाजिक कौशल तो हमने देख लिया, एक दूसरे की मदद करना, कोऑपरेट करके सीखना, ग्रुप में सीखना। कोलैबोरेटिव ग्रुप यानी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने पीयर्स से सीख ले। पीयर क्या होता है? आपका साथी समूह, आपका क्लासमेट, आपका दोस्त। तो जो टॉपिक उसको नहीं समझ आ रहा आप उसको समझा दे रहे हैं, जो आपको समझ आ रहा है वो उससे सीख ले रहे हैं। यानी कोलैब करके बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है समूह में सीखना। डी एम्फेसाइज यानी किस पे फोकस नहीं करना, एम्फेसिस होता है ध्यान देना, डी एम्फेसिस होता है ध्यान ना देना। किस पे ध्यान नहीं देना? टेक्स्ट बुक पे, यानी टेक्स्ट बुक को सब कुछ होल सोल सर्वे सर्वा नहीं बना लेना है। टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द रिसोर्सेज है। वन ऑफ द रिसोर्सेज यानी बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी कई संसाधनों में से कक्षा में प्रेजेंट बहुत सारे संसाधन होंगे, आपकी दीवारें भी संसाधन है, ब्लैक बोर्ड भी संसाधन है, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी संसाधन है, लेकिन टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है कि जो किताब में लिखा है बस उसी से पढ़ा दो। आज की डेट में इंटरनेट भी है, आप एक दूसरे से भी सीख रहे हैं, अपने अनुभव से भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो वन ऑफ द रिसोर्सेज है टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक ओनली रिसोर्स नहीं है, टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्स है, तो पूरी तरह से सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही रिलाय नहीं करना है। ठीक, तो ये बात भी यहाँ पे एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस रहे, ये बात जॉन डुई यहाँ कह रहे हैं, ये बातें हम कर चुके हैं। इसके आगे की, है ना, कुछ और बातें हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मुद्दे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ये फ्रेडरिक फ्रॉबेल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेवे मेथड दिया है, खेल खेल में सीखना, है ना। वैसे ये पूछा नहीं जाता बट पूछ सकता है, तो प्लेवे मेथड किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल। और पेस्टोलॉजी एक टीचर थे बहुत ही बढ़िया उस समय के, तो उनके प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये बातें, ठीक है ना। किताबी कीड़ा नहीं बनना एग्जैक्टली। अ चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, यानी 3H एजुकेशन बोलते हैं उसको, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा, यानी बच्चे का दिल, दिमाग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी तीनों इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब वो मन से सीखेगा कि उसको मजा आए, उसके एग्जांपल्स वो जीवन से रिलेट कर पाए, उसका दिमाग भी लगे और वो फिजिकली भी एक्टिव हो। जब आप एक फील्ड ट्रिप पे गए हैं, आप ताजमहल घूमने गए, तो आप हिस्ट्री भी सीख रहे हैं, आप एक्टिविटी भी देख रहे हैं, आप आर्किटेक्चर भी सीख रहे हैं कि कोई चीज कैसे बनती है, आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, 4 चीजें और पता लग रही हैं, ठीक है ना। अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, ये प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी यही कह रहे हैं कि टीचर को केंद्र में मत रखो, बच्चे को केंद्र में रखो, ठीक है जी। तो ये बेसिक बात थी। फ्रेडरिक फ्रॉबेल के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, इन्होंने किंडरगार्टन विधि और प्लेवे मेथड दिया था, बस इतना आपके लिए काफी है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, जवाब दीजिएगा। टेस्ट के लिए यार मैं रोज रात को 9 बजे फ्री यूट्यूब पे भी टेस्ट लेती हूँ, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो एक प्लेलिस्ट पूरी मैं डलवा दूंगी आज ही टीम को बोल के, जिसमें एक एक टॉपिक का आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आप एक बार बताइए। नहीं, सीटेट पास करने के बाद हर जगह पे आपको स्टेट टेट नहीं देना पड़ता। ये कह रहे हैं सारे लोग, आज पानी नहीं था यहाँ पे, देखिएगा, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, देखेंगे फटाफट से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ज्योति कह रही है ला 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 ए,
चलिए ठीक है। जॉन डुई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, तो जॉन डुई ने लैब स्कूल्स की वकालत की। ये कैसे स्कूल्स का एग्जांपल है? लैब स्कूल्स किसके अंदर आएंगे? प्रोग्रेसिव स्कूल्स ही तो थे एक तरह के, इनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया। ये प्राइवेट सेकेंडरी प्राइमरी नहीं, ये प्रोग्रेसिव स्कूल्स, प्रगतिशील विद्यालय, जहां बच्चे की एक्टिविटीज सेंटर में है, जहां डेमोक्रेटिक और प्रेजेंट लाइफ पे बात की जाती है, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट, यानी एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक एक वातावरण प्रदान करता है जो सीखने की सुविधा देता है। कैसा? टीचर क्या सुविधा दाता है, तो एनकरेज करेगा रिपीटिशन को। भाई बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। पुनरावृत्ति को, सिर्फ 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टे लगा लो, 10 बार लिख दो किसी चीज को, नहीं। प्रमोटेड डिस्कवरी, यानी खोज को, यानी बच्चे के अन्वेषण को, जहां खोज को प्रोत्साहन मिलता हो, खोज को प्रोत्साहन मिलता हो, खोज को बढ़ावा मिलता हो कि बच्चे एक्टिविटी करें, अपना कोई असाइनमेंट खुद से करके लाएं, इंटरनेट की सहायता लें, अपने आसपास अपनी दादी नानी से पूछें कि उस टाइम पे कैसे सिक्के चलते थे। अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। डिस्करेज इंक्लूजन, यानी समावेशन को, सबको एक साथ लेने को तो उत्साहित कर दीजिए, नहीं। रेस्ट्रिक्टिव, जो बच्चे पे प्रतिबंध लगा दे, नहीं। फ्रीडम तो देनी होगी। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, यानी जॉन डुई की फिलोसफी को अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम, जबकि हमें पता है उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होनी चाहिए शिक्षा, जहां बच्चे को भी अपनी बात कहने का अधिकार हो, टीचर को भी। ठीक है ना, तो टीचर को लोकतांत्रिक या क्लासरूम को लोकतांत्रिक होना है, लेकिन समझाएंगे सोनी, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरिटेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, हमने शुरुआत में पढ़ा था बच्चा क्या है, बच्चा जिज्ञासु है, ये कहना जिज्ञासु नहीं होता नेचर से। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन दी क्लासरूम, यानी बच्चों को सिर्फ अवलोकन करो, उनकी बात मत सुनो, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों नहीं सुनेंगे भाई? लोकतंत्र का मतलब ये है सब अपनी बात कह पाए, दूसरे की बात सुन पाए। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, कि समाज में कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, समस्या समाधान करता बनाना है, कि वो सिर्फ मुंह ना देखें बैठ करके, समस्याओं का समाधान निकालें खुद से। ठीक है ना, चलिए खैर डी ऑप्शन, पानी की समस्या तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेज एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों की आवाज और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रधानता देना, कि बच्चे की बात कहना, उसका अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, और बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर बच्चे को इन्वॉल्व करें हम। आस्किंग द चिल्ड्रन टू इमिटेट द टीचर, टीचर की नकल करना नहीं, सिर्फ मॉरल एजुकेशन दे दो, क्या सही है क्या गलत है, भाई वो करके बेहतर सीखेगा लेक्चर से। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, मैंने अगेन बताया था, इस चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है बच्चे को आपने फ्री छोड़ दिया, ना टीचर है, ना टीचर के कोई रूल है, ना क्लासरूम है, ऐसा नहीं है। टीचर होगा, रूल्स भी होंगे, लेकिन बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेज ऑन, प्रगतिशील शिक्षा किस पे केंद्रित होती है? टेस्ट पे, नंबरों पे, मार्क्स पे, टेक्स्ट बुक पे। अभी तो बताया था टेक्स्ट बुक को फोकस नहीं करना, मार्क्स को फोकस नहीं करना, टेस्ट को फोकस नहीं करना, बच्चे के आइडियाज को, उसके विचारों को और उसकी समझ को हमें फोकस करना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक बार इसको भी समझते हैं। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सक्रिय होते हैं क्लास में, उछल कूद, उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो आपको छोटे पार्ट्स में उनका जो काम है उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 30 मिनट तक उनकी अटेंशन यदि नहीं है, लेकिन 5-5 मिनट के 6 टास्क दे दीजिए। तो ब्रेकिंग द टास्क तो अच्छी बात है कि टास्क को ब्रेक कर दीजिए, हमें गलत ऑप्शन चाहिए। बच्चों को रेप्रीमेंड करना, उनमें फटकार लगाना, ये एकदम खराब तरीका है, ये अलाउ भी नहीं करती आरटीई एजुकेशन जो एक्ट है। ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी उनके शेड्यूल में ला सकते हो, अलग अलग तरीकों से पढ़ा सकते हो, ये सारी बातें सही है, बट सी ऑप्शन एकदम गलत है, और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का अलग से सेशन आपका यूट्यूब पे हो ही रहा है। हाँ, होगी यार यूट्यूब क्लास आज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा ही जीवन है, लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है? स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल्स खत्म कर दो, बच्चे अपने जीवन से सीख लेंगे, भाई इसका मतलब ये तो नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट दी सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यही बात हमने की थी कि प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए आप बच्चे को, और जो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया है वो दर्शाए, तभी तो लाइफ कहलाएगी एजुकेशन। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, वो जीवन को दर्शा रही है एजुकेशन। ठीक है ना।
फिर है लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, फिलॉसफी नहीं झाड़नी है। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, हमेशा स्कूल एजुकेशन चलाते रहो, नहीं। इसका मतलब है समाज से सीखना, वर्तमान जीवन से सीखना। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन करने के लिए अ स्कूल शुड प्रमोट डैश पेडागोजी, यानी पेडागोजी का मतलब कैसे मेथड्स को प्रमोट करे स्कूल। चाइल्ड सेंट्रिक यानी बाल केंद्रित, जहां बच्चे सेंटर में हो, हाँ फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। टीचर सेंट्रिक नहीं, हमें तो टीचर सेंट्रिक से चाइल्ड सेंट्रिक जाना है। एग्जाम सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक, है ना। कैसे मेथड, चाइल्ड सेंट्रिक, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण मतलब जो बच्चे के जीवन से जुड़े, उसके लिए कोई मीनिंग हो उसका, उसको प्रमोट करने के लिए प्रभावी शिक्षण को, इफेक्टिव मतलब बेहतर, जो प्रभावी हो, कौन सा तरीका अपनाएं। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम जो सबके लिए एक जैसा हो, सेम मेथड्स फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। ये खराब तरीका, हमने अभी बात की थी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की, एकदम खराब तरीका। यूनिफॉर्म कपड़ों तक सही है, मेथड तक सही नहीं है। एग्जाम सेंट्रिक नहीं, है ना। इनफ्लेक्सिबल, जबकि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टेबल हो, बच्चों की सिटिंग हो, सब कुछ फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए। अनम्य या फिर फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर चाइल्ड सेंटर्ड है एजुकेशन तो लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए, जहां बच्चे को केंद्र में रखा जाए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये आपका वही सवाल जो मैंने आपको बताया भी था इन बिटवीन। देखिएगा ये क्या कहता है। अ टीचर शुड बी डैश अबाउट हिज पेडागोजीज, यानी एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए, यानी कैसी मेथड्स होने चाहिए अपनी टीचिंग को लेकर के या पेडागोजी को लेकर के, मेथड्स को लेकर के। रिजिड होना चाहिए, देखिए रिजिड नहीं होना चाहिए। जो चीज रिजिड होती है, दृढ़ होती है, वो टूट जाती है ना। कहा जाता है ना, फल वाला पेड़ ही झुकता है, यानी फल वाला पेड़ फ्लेक्सिबल है, समय के साथ परिवर्तित होने की क्षमता रखता है ना, फ्लेक्सिबल। तो टीचर की पेडागोजीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जैसी नीड हो क्लास में वैसी। इग्नोरेंट, इनफ्लेक्सिबल नहीं। तो सी ऑप्शन ओनली सही है, बाकी सब यहां गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लीजिए एक बार। अगर हम देखें, ये कहता है इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, यानी एक मध्य विद्यालय में या कोई भी कक्षा हो, कैसा एनवायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन का, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, यानी सहयोगात्मक और सहकारात्मक, जहां एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो सब बच्चे, बात तो सही है। कॉम्पिटिशन एंड इंडिविजुअलिज्म, यानी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे का सर काट दो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, नहीं, आपको खुद से आगे बढ़ना है, खुद की क्षमताओं को पहचानना है। ड्रिल एंड रोड मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन नहीं। बार बार ड्रिल का मतलब होता है 2 एकम 2 2 3 4 इतनी बार रिपीट कराओ, बोरिंग हो जाएगा ये। फियर एंड स्ट्रेस नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए। तो सहयोगात्मक और ग्रुप वर्क हो, जहां एक दूसरे की मदद करें बच्चे, कोलैबोरेट करें और सीखें, जहां जरूरत हो टीचर की मदद लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 13 पे पहुंच गए हम। 12 देखिएगा। व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन, जब आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो कैसे सीक्वेंस में पढ़ाएं। ग्लोबल टू लोकल, यानी दुनिया के बारे में पहले बताएं और अपने घर के बारे में बाद में बताएं। जबकि घर से बाहर की ओर जाता है व्यक्ति, पहले मुझे अपने देश के गांव के बारे में पता होगा, उसके बाद में विदेश अमेरिका की बात करूंगी ना, अमेरिका के एग्जांपल लूंगी, पहले इंडिया के तो पता हूं जो मेरे आसपास है, जहां मैं रह रही हूं। तो ग्लोबल टू लोकल नहीं, लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट हुई होगी, जल्दी करा दो, ठीक है। खत्म है बस क्लास, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा में करा रही हूँ। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मूर्त से अमूर्त जाते हैं। पहले मूर्त ये पेन है, बाद में पेन लिख करके बताएंगे कि ये PEN पेन है। ये अमूर्त हो गया कुछ हद तक, लेकिन ये मूर्त है जिसको आप छू सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात सही है या गलत है भाई। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, फिर अप्लाई करना सिखाते हैं, पहले पता तो हो। तो फैमिलियर टू अनफैमिलियर, यानी सॉरी, अपरिचित से परिचित, ये उल्टा हो गया इधर, परिचित से अपरिचित होना चाहिए। फैमिलियर टू अनफैमिलियर होना चाहिए। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के हम जाते हैं, जो उसको आता है वहां से आप अज्ञात की ओर ले जाते हैं। परिचित से अपरिचित, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा, तो ये D ही हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ हिंदी में ट्रांसलेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, आज के लिए आखिरी रखते हैं इसको। क्वेश्चंस तो और भी, बट ये मैं अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए सेशन डलवा दूंगी, जो मैंने पहले कराए हुए हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, पूरा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, किस एस्पेक्ट को प्रमोट करना है। पैसिव इमिटेशन, बच्चा निष्क्रिय कभी नहीं होगा, है ना, कि बच्चे को एक्टिव ही नहीं रखना। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, हाँ जहां वो ज्ञान का सृजन करे, ज्ञान का निर्माण करे, तो ये एक्टिवली ही करेगा ज्ञान का निर्माण, है ना, बच्चा सक्रिय होगा। रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं। हाई कॉम्पिटिशन, अगेन कॉम्पिटिशन नहीं करना, प्रतिस्पर्धा नहीं, आपको खुद से कॉम्पिटिशन करना है, बाकी बच्चों से नहीं।
तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे, ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से आप ना जाने कितने क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे 6 बजे। आप इतने दूसरी